ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए बजट 2021 में शिक्षा निधि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद अमरजीत सिंह नारंग और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। शिक्षा हमारे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी क्षेत्र है, जिससे न सिर्फ देश का सामाजिक बल्कि आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होता है। केंद्रीय बजट 2021-2022 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 93,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। कुल आवंटन में लगभग 55,000 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा के लिए और 38,000 करोड़ रुपए से अधिक उच्च शिक्षा के लिए है। प्रोफेसर नारंग, आपके अनुसार शिक्षा क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस बजट में कौन कौन सी घोषणाएं सबसे महत्वपूर्ण रहीं? शिक्षा जो है हमारे विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और विशेष करके जो हमारे विकासशील देश हैं, हम ये मानते हैं कि शिक्षा जो है वो एक जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट है। इस दृष्टिकोण से कुछ जो नई स्कीमें बनाई गई हैं इस बजट के द्वारा, खास करके जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम को बढ़ावा देने की बात है और जो भारतीय भाषा यूनिवर्सिटी खोलने की बात है, ट्रांसलेशन की बात है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खोलने की बात है और एनजीओ के साथ मिलकर के एक नए स्कूलों को खोलने की बात है, सैनिक स्कूलों को बढ़ाने की बात है। तो इस तरह की कई चीजें नई हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कहीं ना कहीं इस बजट में थोड़ी सी जो समस्या जो शिक्षा क्षेत्र से आए हैं लोग, उनको ये अवश्य लगती है कि इस समय जो बजट में प्रावधान किए गए हैं धन के, वो शायद कुछ कम है। तो प्रावधान आपको लगता है कि शायद आगे चलकर बढ़ाने हों, क्योंकि हम हमेशा रिवाइज एक्सपेंडिचर की भी बात सुनते हैं। जो आपने बताया इतने सारे प्रावधान जो आए हैं, उनमें अगर नेशनल अप्रेंटिस पॉलिसी की बात करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से एक शिक्षा के साथ एम्प्लॉयबिलिटी के इशू को भी एड्रेस करता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि जितने हमारे पास युवा पढ़ के आ रहे हैं, उतने हम जितनी भी नीतियां बना लें, अभी आज जो स्थिति है उसमें यह है कि उतने हमारे पास काम नहीं है। तो उसके लिए जैसे हमारी कुछ टीम चल रही है, स्किल बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात। अब स्किल बढ़ाने के लिए अगर साथ साथ विद्यार्थी जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है और उसके पास कुछ स्रोत ना हो तो समस्या आ जाती है। तो अप्रेंटिसशिप उस लिहाज से दुनिया भर में एक अच्छा रास्ता माना जाता है कि जिसमें विद्यार्थी को कुछ धन भी मिलता रहता है और उसके स्किल का बढ़ाव भी होता जाता है। तो इसलिए ये अप्रेंटिस टीम जो होती हैं, इनको हम उस दृष्टि से अच्छा मानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट भी है और उसके साथ साथ विद्यार्थी को कुछ न्यूनतम उसको प्राप्त होता रहता है और आगे चलकर भी एम्प्लॉयमेंट का आपका एक रास्ता खुल जाता है। हाँ, उसमें स्किल आ गया तो नेचुरली एक बात उसमें खुलता ही है। और ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो आपने बात कही, ये एक नई पहल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ स्टडी ये कभी नई स्कीम आने वाली है। इसके अंदर आगे क्या रास्ते बनेंगे, क्या नहीं आएंगे, वो एक अलग बात है। क्योंकि इसमें अवश्य बात है कि जैसे हमारी नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हम आपके क्रेडिट स्कोर आप जमा कर सकते हैं और आगे आप 1 साल के बाद उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की स्कीम है जिसमें आप बीच में छोड़ करके भी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो इसका एक आगमन जो है विशेष करके ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनके पास अभी आय के साधन नहीं है, तो 1 आध साल का डिप्लोमा करके फिर छोड़ करके फिर वापस आ सकते हैं। तो उस दृष्टि से इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका लाभ विद्यार्थियों को मिल सकता है, जो खास करके पिछले वर्गों से आते हैं, जिनकी आय कम है। प्रोफेसर नारंग, आपने बात की पिछड़े वर्गों की और अभी आपने मेंशन किया था कि 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे और एक और भी पहल है 750 एकलव्य विद्यालय जनजातीय इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में स्थापित करने की बात कही गई है। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के जो एक ब्रॉड उद्देश्य है सरकार का, उसको देखते हुए? हमारे यहाँ देश में जो ट्राइबल एजुकेशन है वो सदैव ही नेग्लेक्टेड रही है, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सुविधाओं की कमी है और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। और वहाँ पर जो स्कूल इत्यादि स्थापित हुए हैं वो एक तो घरों से बहुत दूर हैं, विद्यार्थियों को बहुत दूर जाना पड़ता है, खास करके जो लड़कियां हैं उनके लिए और भी समस्या रहती है। तो एक आगे यूनिवर्सिटी खोली गई थी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए, उनके 3-4 कई क्षेत्र है पिछली सरकार ने खोली थी। इसी प्रकार से ट्राइबल क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जो शिक्षा का महत्व है 2 दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उनको अपने क्षेत्रों में ज्ञान नहीं है कि जो डेवलपमेंट के लाभ है वो किसको मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कैसे मिलने चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। दूसरा, हमने उनके लिए रिजर्वेशन तो रखी हुई है, लेकिन अगर आप देखें कि जो भी अनुसूचित जातियों के लोग हैं, जितनी उनके लिए रिजर्वेशन है उतने हमें काम करने वाले नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ट्राइबल क्षेत्रों में शिक्षा को वहां जाकर के करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, बजाय कि ट्राइबल क्षेत्रों के लोग दूसरे क्षेत्रों में आए और तभी उनको शिक्षा मिले। तो उस दृष्टि से वहां पर जाना एक बहुत आवश्यक और अनिवार्य बात है। प्रोफेसर नारंग, एक और एस्पेक्ट है, अगर हम अब अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे आए तो डिजिटाइजेशन
काफी समय से हमारे देश में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब कोविड के आने से शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन इससे ऑनलाइन शिक्षा जो है वो एक वास्तविकता बन गई सबके लिए और टेक्नोलॉजी पर भी जोर है। उसको देखते हुए फ्यूचर रेडी हो हमारे जो छात्र हैं, उसके लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा प्रदान करने और प्राप्त करने में किस तरह के अहम बदलाव लाए गए हैं और जरूरी हैं और क्या संभावनाएं हैं? हमारे देश में ये एक अभी इतना सरल काम नहीं है और इसके कई पहलू हैं। क्योंकि डिजिटल एजुकेशन के लिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, जिस प्रकार की एक पावर स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे गांव के अंदर हम डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं तो लगातार वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है। इस तरह से जो निर्धन लोग हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, लैपटॉप नहीं होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कोविड के अंदर विशेषकर तो हमने सब ये बात देखी कि बहुत सारे स्कूलों में जबरदस्ती लादा जा रहा है, लेकिन जब उसके लिए विद्यार्थी तैयार नहीं है, खास करके जो सरकारी स्कूल हैं, कारपोरेशन के स्कूल हैं, तो ये एक अपने आप में हम कहते हैं कि डिजिटल एजुकेशन बहुत अच्छी है, अनिवार्य है, क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले कई वर्षों से, जैसे मैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से आता हूं, तो वहां पर हमने देखा कि समाज के वो वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों की महिलाएं, लड़कियां, वो सब इसी माध्यम से शिक्षा में आसानी से आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, एक तो वो बात, और दूसरा एक जिस प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक तैयारी है वो शायद अभी हमारे यहाँ नहीं है, तो उसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। एक प्रौढ़ शिक्षा के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल्स की बात हुई है, इसकी क्या संभावनाएं हैं, ये कितना अहम है? प्रौढ़ शिक्षा के लिए मॉड्यूल्स की बात कई वर्षों से चलती आ रही है। फिर उसमें वही बात आ जाती है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए हम मनोवैज्ञानिक रूप से कितने तैयार हैं, क्योंकि ऑनलाइन मॉड्यूल का फायदा ये है कि बहुत सारे प्रौढ़ जो हैं वो कहीं पर जा करके नहीं पढ़ सकते हैं। जो आगे सुविधाएं हमने प्राप्त की हैं, उनके लिए दी गई हैं, वो इसी प्रकार की हैं कि कहीं चाहे वो कम्युनिटी सेंटर में बना दो, चाहे गांव में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रौढ़ के पास शायद एक निश्चित समय निकालना कई दफा सरल नहीं होता कि 3 बजे से 4 बजे तक ही पढ़ना है। तो ऑनलाइन से उसको ये फायदा होगा, मॉड्यूल मिल जाएंगे और उसमें कोई परीक्षा तो देनी नहीं है, तो उसको इससे एक सुविधा मिल सकती है ऑनलाइन। लेकिन फिर वैसे मैंने बात कही कि हमारा जो प्रौढ़ अशिक्षित है वो गांव में रहता है, तो क्या उसको इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी कि वो ऑनलाइन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर सके? तो प्रोफेसर नारंग, इसमें आपको लगता है कि शायद एक सामूहिक तौर पर उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है? शायद इंडिविजुअल तौर पर उनको ये ना उपलब्ध हो, लेकिन अगर वो सामूहिक तौर पर उनको ये ऑनलाइन मॉड्यूल उन तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है? कराई जा सकती है। जैसे गांव के अंदर पंचायतें हैं, वहां पर आप टीवी रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं, एनजीओज इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इस प्रकार की सुविधाएं आगे भी प्रयत्न किए गए हैं और भी किए जा सकते हैं। प्रोफेसर नारंग, जो भी नीतियां बनाई गई हैं उनका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है और उसके लिए स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अथॉरिटीज को या जैसे एनजीओज हैं उनको इन्वॉल्व होना होगा। जो प्रौढ़ शिक्षा है उसमें केंद्र की भूमिका जहां तक मैं व्यक्तिगत सोचता हूं बहुत कम है। प्रौढ़ शिक्षा के अंदर सबसे बड़ा काम ही गांव के स्तर पर है और इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सबसे बड़ा इसमें योगदान होता है। छोटे काम के लिए वो डिस्ट्रिक्ट है, राज्य से भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसलिए केंद्र का जो काम है वो पैसा दे सकता है प्रौढ़ शिक्षा के लिए, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो न्यूनतम स्तर पर ही होगी। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे बड़ी जो भूमिका है वो पंचायतों की होगी। प्रोफेसर नारंग, सरकार का समर्थन जिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मिलता है, जैसे विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, उनमें बेहतर तालमेल आपसी हो और उनकी गुणवत्ता बढ़े के लिए 9 शहरों में औपचारिक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर स्थापित किए जाने की बात कही गई है। जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है उसके अंदर इस तरह की कई संभावनाएं हैं। सबसे पहले तो देश के स्तर पर एक जो है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने की बात है। जितने भी हमारे जो एक्रेडिटेशन करने वाली संस्थाएं हैं उनमें कोऑर्डिनेशन लाने के प्रयत्न किए जाए। तो ये सारा निर्भर करेगा कि हमारी नई शिक्षा जो नीति है उसके अंतर्गत अभी आज 9 शहरों में अंततः ये हमें सारे देश के अंदर सभी राज्यों में करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए प्रोफेसर नारंग। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बजट 2021 में शिक्षा निधि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शिक्षाविद अमरजीत सिंह नारंग और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।